तो दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड से 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को तो मिस बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों जीव विज्ञान 150 से प्लस ऑब्जेक्टिव बताए। जी हैं, जीव विज्ञान जो बुक होता है बायोलॉजी का, उसका दोस्तों 150 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, पूरा भी ऑब्जेक्टिव है। यानी कि ये वीडियो पूरा देखिएगा तो जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्लियर। ऐसे ही 3 वीडियो आएगा, जीव विज्ञान का और रसायन शास्त्र का और भौतिकी का। तीनों वीडियो देखिए, उसके बाद साइंस का आपका क्या हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट का चाहिए ऑब्जेक्टिव वो भी क्लियर करवा देंगे। फरवरी में एग्जाम है ना भाई, तो अभी फरवरी अभी स्टार्ट होने वाला है। 1 फरवरी को ये वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी या फिर 2 फरवरी को आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी टाइम है भाई, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हम आपको करवा देंगे। बस अब वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते और डायरेक्ट आंसर जानते। सबसे पहला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए या फिर ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो पादप में जाइलम जल का वहन के लिए। जी हाँ, हमेशा याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल होता है। एक होता है फ्लोएम, तो फ्लोएम खाद्य पदार्थ का वहन करता है और ये जो जाइलम है वो जल का, ठीक है। तो ज से जाइलम और ज से जल, ठीक है। जल्दी जल्दी चलिए नेक्स्ट आइए। पथियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, शिरा, रंध्र, मध्य शिरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पथियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यानी सलाइड, ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा जो होता है उसको कितने कंपाउंड के माध्यम से सबसे पहले देखा जाता है, कितने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो 10x पर, ठीक है। 3 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि भाई 150 से प्लस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी या फिर श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेस या लसिका। तो प्लेटलेस होता है, ठीक है। यानी देखिएगा हम लोग के शरीर में कट वगैरह जाता है, कहीं भी कट जाता है तो खून गिरता है, फिर रुक जाता है, तो रुकता कैसे, तो प्लेटलेस वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। वही अवरुद्ध कर देता है खून को। नेक्स्ट, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा या इनमें से सभी द्वारा। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में निलय द्वारा पंप किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे रुधिर है तो रक्त को ही रुधिर कहते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड नाम है। तो 5 का बी हो जाएगा, निलय द्वारा। ईसीजी का पूरा नाम लिखिए, यानी ईसीजी का फुल फॉर्म। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवण में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधे में, ठीक है। और जो लोहा होता है यानी आयरन होता है वो हम लोग में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम समझिएगा, पेड़ पौधे की बात हो रही है। डायरेक्ट तो यहाँ पे पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन क्लोरोफिल लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि पेड़ पौधा में ही क्लोरोफिल होता है, बाकी सब मनुष्य का भाग है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे ओशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी, हम सब जानते हैं एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3.5 kg पर मोल, ठीक है। 9 का सी। नेक्स्ट है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद ऑक्सीजन हमेशा जल के माध्यम से ही बाहर निकलता है, ठीक है। जल के माध्यम से ऑक्सीजन बना के वो बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी की बात हो समझिएगा पेड़ पौधे की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में स्वपोषी सिर्फ एक है, वो है पेड़ पौधा, ठीक है। तो पेड़ पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट ये ऑक्सीन है, ठीक है। ऑक्सीन यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन है वसा, एंजाइम, हार्मोन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीन है एक वसा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में या इनमें से सभी। तो द्विखंडन हमेशा याद रखिएगा अमीबा में होता है, ठीक है। बहुखंडन भी और द्विखंडन भी अमीबा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, वायवीय, अवायवीय या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल हमेशा अवायवीय में बनता है, ठीक है। यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है, लाल रस, जठर रस, पीत रस या फिर त्रिरस। तो यकृत से हमेशा पीत रस निकलता है, ठीक है। हम सब जानते हैं और ये वसा को पचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये प्रकाश संश्लेषण होता है कौकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में या फिर परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पौधों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हरे पौधे कहलाते उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो देखिए हरे पौधे हमेशा याद रखिए उत्पादक कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि उत्पादक वही ना होते हैं, वो किसी को थोड़ी खाता है, ठीक है। जो खुद बनाता है, जो खुद किसी पर निर्भर नहीं रहता है उसे उत्पादक कहते हैं, ठीक है। तो उत्पादक हो जाएगा पेड़ पौधा, खुद किसी के लिए थोड़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ग्लूकोज हो जाएगा, हम सब जानते हैं, ठीक है। ग्लूकोज से ऊर्जा बनता है, ठीक है। जितने भी हम शरीर में खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, निश्वास द्वारा। तो निश्वास जो होता है ना, निश्वास मतलब समझिए तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन प्रकृति में बना रहता है पेड़ पौधे के माध्यम से। ये बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है ये, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? जल्दी बताइए। तो रक्त इनमें से हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन है? तो ए हो जाएगा, ठीक है, हरित लवक, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, हरित लवक। नेक्स्ट ये, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, कितना है भाई? 0.003%, ठीक है। 24 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, 25 ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या फिर बड़ी आंत का? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। एक होता है ग्रसनी, एक होता है ग्रहणी, ठीक है। तो ग्रसनी भाई, ग्रसनी पूछे तो ग्रसनी में छोटी आंत मत लगेगा, ठीक है, वो गला का भाग है। तो ग्रहणी हो जाएगा छोटी आंत का भाग। नेक्स्ट आइएगा, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, हरे पौधे में पोषण की विधि स्वपोषण कहलाती है। हम बताए पूरे ब्रह्मांड में स्वपोषण की बात है तो समझिएगा पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे की बात है तो समझिएगा स्वपोषण, ठीक है। नेक्स्ट है, अमीबा है। तो अमीबा क्या है? प्राणी संभोजी है, ठीक है। वो था एक कोशिकीय वाला अलग था, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला अलग है। एक होता है अमीबा क्या है? तो एक अमीबा प्राणी संभोजी है। उसके बाद अमीबा में कौन खंडन होता है? तो द्विखंडन, बहुखंडन भी होता है, ठीक है। एक कोशिकीय या फिर दो कोशिकीय, तो एक कोशिकीय, तीन तीन क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माल्टेज, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज? तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज, ठीक। नेक्स्ट है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन, टाइलिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज? तो वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। उसके बाद ये, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है, यानी कहाँ शुरुआत होती है? तो हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य का पाचन क्रिया मुंह से ही शुरुआत हो जाती है, ठीक है। 30% लगभग मुंह से ही पच जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुख में। नेक्स्ट है, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, रेनिन एक रेनिन होता है, ठीक है। रेनिन पाचक रस है जो आमाशय में ही क्या करता है? दूध को थक्का सा जमा देता है। नेक्स्ट है ये, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जल्दी बताइए। 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग कितना है? ये देखिए 2013 ये लिखा है, यानी 2013 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120, ठीक है। बिहार बोर्ड की ये बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, 120 हो जाएगा इसका, ठीक है। मानव हृदय का औसत परकुचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ठीक है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन हमेशा याद रखिएगा पत्ता में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, ठीक है। नेक्स्ट है ये, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपंदन के लिए, या फिर शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर इनमें से सभी? तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी? तीनों काम करता है ना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़ा में, बोमेन सपूट में, कुंडलित नलिका में, या फिर मूत्रवाहिनी में? तो बोमेन सपूट में, ठीक है। नेक्स्ट है ये, प्रत्येक गुर्दे में, और बात रही दोस्तों मनुष्य में रुधिर क्षमता है, अगर बोमेन सपूट ना रहे, सिर्फ फेफड़ा रहे, अलग अलग चीज़ रहे, फेफड़ा मस्तिष्क ये सब अगर रहे, तो बोमेन सपूट ना रहे तो फेफड़ा में दी जाए। फेफड़ा का ही एक बोमेन सपूट भाग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन स्पेशली बोमेन सपूट दिया है तो बोमेन सपूट। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 1,30,000 होता है, ठीक है। हाँ, 1,30,000। नेक्स्ट है ये, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं? पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, या फिर सभी में? तो सभी में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क? कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं भाई, मनुष्य में कौन उत्सर्जी देखते हैं और वृक्क देखते हैं। बाप रे, वृक्क और उत्सर्जी का तो ऐसा कनेक्शन बना है ना, मतलब कुछ भी भाई, जैसे देखेंगे उत्सर्जी और वृक्क फटाक से मार देंगे भाई। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो याद रखिएगा, इसका आंसर अग्नाशय हो जाएगा। फेफड़ा, यकृत भी एक तरह का उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, तो एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन होता है, वो उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है, जीवों के शरीर से उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्कासन, तो उत्सर्जन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये,
वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है। जी हाँ, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन एकदम पूरा सब क्वेश्चन को एकदम रटते हुए समझते हुए चलते बनिए। ठीक है, सबको कॉपी पे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप कॉपी पे लिखते हुए चलिए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन उतारिए, कॉपी में लिख लीजिए उसका आंसर। सोचिए ना, अगर एक बायोलॉजी से 150 है, ठीक है, और तीनों से अगर 150 हुआ है, 100 200 300 फिर 50 यानी 450 ऑब्जेक्टिव आप साइंस का समझ कर जाएंगे। कितना पूछता है भाई? 80। ठीक है, 80 में से वो भी 40 देना होता है, 450 में से 40 देना है, तो कैसे नहीं होगा भाई? जरूर होगा। सबका तैयारी अच्छा से कीजिए। ठीक है, एकदम मोटा कॉपी खरीदिए, सबका आंसर लिखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। ठीक है, इसलिए हम चलिए अब थोड़ा धीरे बता देते ताकि आप नोट वगैरह भी करते रहिए। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो सभी बनता है, यूरिक अम्ल भी, अमोनिया भी और यूरिया भी। नेक्स्ट है ये, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश होती है, प्रवेश करती है? तो यूरिया यकृत से प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो यहाँ पे वृक्क पूछ रहा है तो उत्सर्जन दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, उत्सर्जी पदार्थ बबूल, कनेर, पीपल, चीड़ का कौन कौन उत्सर्जी पदार्थ है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भी याद रखिएगा। ये सब तो 2 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अवशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं? तो हम ऊपर ही बताए थे कि सब पत्ती और छाल कुछ रिक्तियाँ चारों में रहते हैं। ठीक है, तीनों में रहते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। चलिए, निम्न में उत्सर्जी अंग है वृक्क। भाई एकदम कॉपी कॉपी क्वेश्चन है भाई। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो याद रखिएगा, स्वेद। हाँ, स्वेद। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग? तो स्वेद एक ग्रंथि है जिसके कारण त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है। वाह। चलिए, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, यकृत। तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है। ठीक है, फिर उत्सर्जन देख के यकृत, वृक्क नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ये, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? पराग नली बीजांड की ओर, तो बीजांड की ओर तो रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये, ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन ऊपर ही बताया, कार्बोहाइड्रेट है। नहीं, वो ऑक्सीजन था शायद। ठीक है, तो ये ऑक्सीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना, आवेग, उद्दीपन, संवेदना। उद्दीपन में। ठीक है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, पत्तियों में। ठीक है, नेक्स्ट है ये, उनसे मस्तिष्क उत्तरदायी है, ये बताए थे, सभी के लिए, सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय संपंदन के लिए। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन दास करता है? नाइट्रोजन को। ठीक है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इंडोड्रम। सब क्वेश्चन को लिखते हुए चलेगा। थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है। ठीक है, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? लैंगिक जनन रोग नहीं है तो सिफिलिस नहीं है, बाकी एड्स, गोनेरिया, टाइफाइड सब लैंगिक जनन ही रोग है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट है ये, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? गैस्ट्रिक, लैक्रिमल, एड्रीनल या सलाइवरी। तो एड्रीनल हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है? ग्राह्य, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। ग्राही कहलाती है। नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ये तो भाई 2 नंबर 5 नंबर हर जगह छे हुए, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, मधुमेह, विरिधता, बौनापन, घेगा। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। ग्वाइटर रोग पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापा से। तो ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हो जाएगा पादक हार्मोन। ये तीनों पादक हार्मोन थोड़ी, ये तो मनुष्य हार्मोन है। ठीक है, हम लोग का मानव हार्मोन। नेक्स्ट है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? यहाँ पे नहीं है, एथिलीन, ऑक्सीन, ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन।
तो ऑक्सीटोसिन नहीं है, बाकी ऑक्सीन, एथिलीन, साइटोकाइनिन है, ठीक। एक ऑक्सीन है वो है, हाँ ऑक्सीटोसिन नहीं, ठीक है। 72 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये एंड्रोजन है, नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक की काटे, इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन नर हार्मोन है। कितने लोग एंड्रोजन मादा हार्मोन लिखते नहीं, एंड्रोजन नर हार्मोन है, ठीक है। क्या है? नर हार्मोन, ठीक है। पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रीनल, ऑक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो पादप हार्मोन की बात हो रही है तो देख लीजिए पादप हार्मोन कौन है, तो पेप्सिन है। एक सेकेंड, पादप हार्मोन ऑक्सिन है, ठीक है, ऑक्सिन है। यहाँ पे ए लिखा गया, गलती से ऑक्सिन हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे आंसर ए लिखा गया, यहाँ पे इसका आंसर अभी लिख दे सी, या फिर समझिए सी हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़िए, इसको सी हो जाएगा, नहीं लिख ही देते भाई आप लोग, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ हो गया भाई, चलिए इसका आंसर सी हो गया। उसके बाद बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो अक्र प्रभाविकता कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो ये तो हम आप बताए थे वो, हाँ ये दूसरा है, मतलब क्वेश्चन वही है, सिर्फ ऑप्शन बदल दिया। तो एड्स और टाइफाइड है, ठीक है। संचित रोग है तो एड्स और टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट है ये, नर हार्मोन का नाम है, नर हार्मोन का नाम, तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। डायरेक्ट पूछ देगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, नर हार्मोन या मादा हार्मोन, कभी पूछ देगा नर हार्मोन का नाम, ठीक है। वही क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा पूछ देता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, एस्ट्रोजन। तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है, ठीक है। जिबरेलिन है, हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? तो जिबरेलिन हार्मोन है। पतियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना, तो याद रखिएगा पत्तियों का मुरझाना एक एब्सिसिक अम्ल होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड या फिर एब्सिसिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसे ए बी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो देखिए गुणसूत्र की संख्या पूछ रही तो 46 दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर गुणसूत्र की संख्या जोड़ा पूछे तो समझिएगा 23, ठीक है। कितने बच्चे 23 46 में हमेशा ये भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि 23 होगा या 46 होगा, दोनों होगा। तो जब पेयर में पूछे, ठीक है, यानी जोड़ा में पूछे तो 23 होगा, बाकी डायरेक्ट पूछा है तो 46 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये, पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो पराग कोश में परागकण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में, तो सभी में होता है तने के द्वारा कायिक प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट है ये, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ठीक है, तो कौन सा भाग? तो अंडाशय फल में बदलता है। फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग पुंकेसर होता है। हाँ, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप कौन सा है? तो पपीता हो जाएगा एक लिंगी पादप, ठीक है। सरसों मत लिखिएगा, वो बहुलिंगी है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो इष्ट कवक का है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकण या परागकोश? तो स्त्री केसर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मादा स्त्री भी दिया हुआ है, ठीक। इससे भी आप थोड़ा लॉजिक भी देखते चलिए। नेक्स्ट है, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं भाई, पौधों के पूछ रहा है वो, हम सोचे फूल का, तो पौधों का बीजांड हो जाएगा, ठीक है। वही फूल का ही पूछ रहा है, समझिए। चलिए, उभयलिंगी जंतु कौन है? उभयलिंगी जंतु, तो उभयलिंगी जंतु हाइड्रा को उभयलिंगी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रा या फिर एक हाइब्रिड होता है, एक हाइड्रा होता है। तो यहाँ पे हाइड्रा है तो हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है। उभयलिंगी, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? केचुआ, कृमि, हाइड्रा कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है तो मछली नहीं है, बाकी ये सब उभयलिंगी ही है, ठीक है। केचुआ, कृमि भी। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकण, परागकोश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्त्री केसर। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो इष्ट कवक का एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। हाँ, ये तो ऊपर भी क्वेश्चन आया था। उभयलिंगी जीव है भाई, ये तो बता दिया गया है, ठीक है। मछली, एक सेकेंड, उभयलिंगी जीव है वो, हाँ सॉरी केचुआ हो जाएगा। हम सोचे नहीं है पूछा है, सॉरी, शेर बकरी देखे भी नहीं। हाँ, उभयलिंगी जीव है तो केचुआ ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? ठीक है, तो अड़हुल हमेशा याद रखिएगा द्विलिंगी फूल होगा, ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, पता है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु? ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, केचुआ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर युग्मक मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं निषेचन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? हाँ देखिए, यहाँ पे पेयर पूछ दिया ना, जोड़ा, ठीक है, तो जोड़ा पूछे तो 23, ठीक है। नेक्स्ट है ये, परागकोश, एक सेकेंड, हाँ परागकोश में पाया जाता है, ओ भाई क्या हुआ, हाँ परागकोश में पाया जाता है दलपुंज, परागकण, बाह्य दल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो परागकोश में परागकण ही पाया जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आइए। अंडाणु किस में निषेचित होता है? योनि, गर्भाशय, फैलोपियन नली के या फिर अंडा से? तो फैलोपियन नहीं, गर्भाशय बता रहा है। हाँ, अंडाणु किस में निषेचित होता है? तो गर्भाशय। निषेचन क्रिया कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में, ठीक है। हाँ, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, सभी? तो सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प, तो एक लिंगी पुष्प उड़हल होता है, ठीक है। सरसों बहुलिंगी, वो द्विलिंगी। नेक्स्ट है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है भाई? तो शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका। मानव मादा नहीं है, मानव नर के जन्म भाग है, ठीक है। नर का भाग है शुक्रवाहिका, बाकी ये तीनों मानव मादा के जनन तंत्र भाग है। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो फूल का सबसे बाहरी भाग अंकुरिया कहलाता है। एक सेकंड, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट है ये शुक्राणु बनता है वृष्ण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, जाना मूत्राशय में। तो कहाँ बनता है? शुक्राणु कहाँ बनता है? हाँ, वृष्ण में, सॉरी। नेक्स्ट है हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं, मुकुलन में, ठीक है। नेक्स्ट है ये मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, या फिर पैरामीशियम में? तो मुकुलन तो ईस्ट में, ठीक है। ऊपर तो यही पूछा ना, वो हाइड्रा का पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है ये अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में? ये तो क्वेश्चन फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है फैलोपियन। नेक्स्ट एक सेकेंड, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। एक सेकेंड, इससे ऊपर भी क्वेश्चन आया था, वो क्या था? एक सेकेंड, मानो मादा, ओ भाई, अंडाणु किसमें निषेचित होता है? तो इसमें गर्भाशय है और उसमें क्या है? फैलोपियन नलिका। तो दोस्तों यहाँ पे गर्भाशय जो, उसका भी आंसर गर्भाशय, वही तो बोल रहे फैलोपियन नलिका नहीं होगा, ठीक है। गर्भाशय होगा, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे लिखा जाता है, दो क्वेश्चन डबल भी हो जाता है, कभी आंसर भी गलत, तब गर्भाशय ही होगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है, ठीक है। पुष्पी पौधों, पुष्प की बात है तो फूल नहीं होगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा। नेक्स्ट, डबल डबल लिखा गया, सॉरी गाइस, इसलिए बोल रहे, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। डबल 10-15 तो एक्स्ट्रा ही हो रहा है, ठीक है, मतलब सेम ही रिपीटेड है, कोई बात नहीं। चलिए, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिवाइन? मानव मादा में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन शायद ऊपर। हाँ, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। भाई गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है। द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, ठीक है। द्विखंडन अमीबा में, सॉरी, द्विखंडन अमीबा में होता है, ठीक है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में। मतलब भाई निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका? नर युग्मक, नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु है। यार गलत क्यों लिखा गया भाई? सॉरी है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक क्यों हो गया? आपको गलत ही ना बताया जाएगा, ठीक है। देखिए इसका, एक सेकेंड, इसका आंसर ए होगा, ठीक है, हम सब जानते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, शुक्राणु, ठीक है। निम्नलिखित नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु ही ना, योनि थोड़ी ना, योनि तो मादा युग्मक अंग है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इष्ट में हो गया। मानव शरीर में के किसी सामान्य कोशिका के गुणसूत्र में कितने युग्म होते हैं? जोड़ा पूछ रहा है तो 23 होगा, ठीक है। हाँ, अब नया नया क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड था और गलत हो गया था, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए, वो भी कोई खास नहीं था। नेक्स्ट आइए, मेंडल ने मटर के पौधों में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चयनित किया था? लंबा, गोल, चिपटा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो गोल, जो गोल मटर होता है उस पर ही अपना परीक्षण किया था, ठीक है, प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? पुरुषों में, तो पुरुषों में XY होता है, ठीक है, और पुरुषों में XY, स्त्रियों में XX होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्त्रियों में कौन सा लिंग? XX, ठीक है, वही पूछ ही दिया। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ठीक है, तो समवर्ती अंग है, ठीक है, समवर्ती अंग। नेक्स्ट है ये, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया है? प्रकृति चयन का सिद्धांत तो डार्विन ने दिया है, ठीक है। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने ही लिखी थी, ठीक है। उड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो ये ऊपर ही बताया, द्विलिंगी है। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? ठीक है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाती है, ठीक है। और ये जीन के माध्यम से ही क्या होता है? माता पिता से बच्चों में आ जाता है कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, लाइक एज
जैसे चेहरा का कठिन हो गया, बुराई, कलाई, मोटाई, कुछ बीमारी वगैरह, ये सब। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? मटर का किया था भाई। नेक्स्ट है ये, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है ये, वो भाई यहाँ पर भी गलती। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। ओ हाँ सॉरी, यहाँ पे आनुवंशिकी होगा। जीव विज्ञान, हम डायरेक्ट हम सोचे विज्ञान की वह शाखा पूछा, जीव विज्ञान का कोई शाखा पूछा है तो उसे आनुवंशिकी कहते। सॉरी यार, पत्नी क्या हो रहा है। ठीक है, आनुवंशिकी कहते। नेक्स्ट आइए भाई, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है, अफ्रीकी मानव का। ठीक है, तो अफ्रीकी मानव का चिंपैंजी निकट संबंध है। नेक्स्ट आइए, प्लेनिडिया की आंखें कैसी होती है? बहुत साधारण, संयुक्त, हमारी आंखों की तरह या फिर मेढक की आंखों की तरह? तो साधारण ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र तो डीएनए के। ठीक है, डीएनए तथा प्रोटीन के, हाँ सॉरी, डीएनए तथा प्रोटीन के। नेक्स्ट है ये, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल, डार्विन, जॉनसन, लामार्क? ठीक है, तो कौन किया था? तो जॉनसन किया था जीन शब्द का हाँ जीन शब्द। ठीक है, उसके बाद आइए, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, समजात अंगों के उदाहरण है हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घासू के ऊपरी भुजतारी या फिर इनमें सभी। तो हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद समजात अंग है। ठीक है। नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ठीक है, तो उभयलिंगी जंतु, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, हम बताए थे केचुआ है। ठीक है, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा होता है? जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? ठीक है, तो कैसा था? तो ऐसा साइंस के हिसाब से बताया जाता है, औपचारिक था। ठीक है, हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन मान लीजिए औपचारिक ही था। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? डार्विनवाद, लामार्कवाद, मेंडलवाद या सूक्ष्मवास? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विनवाद। ठीक है। नेक्स्ट है ये, निम्नांकित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लामार्क को या फिर वाइसमान को? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेग जॉन मेंडल को। हमको सोचा वारिस लिख दिया है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। 138 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैसा कैसा नाम होता है अमेरिकन लोग का? वो सब वही जाने भाई। नेक्स्ट क्या है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लामार्क ने, मेंडल ने, हेल्डन ने, यूरे ने? तो लामार्क ने। बोर मत होइएगा दोस्तों, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, पूरा जितना इसमें से 150 से प्लस है पूरा ऑब्जेक्टिव को पहले लिख लीजिए आप। लिखने के बाद वीडियो को बंद कीजिए, मोबाइल को हटाइए और पूरे क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, अपने से समझिए, पूरे क्वेश्चन को अपने से बनाइए। ठीक है, आंसर देते चलिए। नेक्स्ट आइए, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में किस प्रकार के अंग के श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो असमझात है। ठीक है, और हाँ, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप सही मारे। ठीक है, सही बता गेस कर पाए। ठीक है, अप्रॉक्सली बताइएगा जरूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम है? तो X हो जाएगा। ठीक है, मानव में ऑटोजोम की संख्या होती है 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 11 जोड़ी? तो क्या होता है? 22 जोड़ी। ऑटोजोम, एक ऑटोजोम और गुणसूत्र में अलग है। ऑटोजोम में जो गुणसूत्र लास्ट का XX XY होता है वो हटा रहता है। ठीक है, तो 22 जोड़ी होगी। ठीक है, ऐसे 23 जोड़ी होता है तो पूरा गुणसूत्र है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है ऑटोसोम, लिंग क्रोमोसोम, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं तो दोनों? ठीक है, मनुष्य पूछ रहा है तो दोनों ना। नेक्स्ट है ये, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितना होती है? मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, यहाँ पे 23 दिया तो 23 ऐसे जोड़ा तो हाँ युग्मक। ठीक है, युग्मक पूछा है, हाँ युग्मक पूछे तो समझिएगा जोड़ा ही पूछे। ठीक है, 23, क्योंकि जोड़ा को युग्म या फिर युग्मक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F पीढ़ी में लंबे और मौने पौधे का लक्षण प्रारूपी का अनुपात है? तो B हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब बाकी 1:2:1 हो जाएगा, वो जब छोटा बड़ा तब। ठीक है, बाकी बड़ा छोटा है फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा B 3:1। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? तो यहाँ पे 30,000 से 40,000 तक, एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे, लगभग बताया गया है साइंस के माध्यम से।
30,000 से 40,000 तक, ठीक है। और ये भी दोस्तों मैं बता दूँ, ये भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बुक के हिसाब से है तो यही है, ठीक है। 30,000 से 40,000 तक, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी, ठीक है। ये फिर बता दिया जाता है। बच्चे के लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? बच्चे तो एक्स वाई गुणसूत्र, पिता के एक्स गुणसूत्र पर। हाँ, बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो पिता के वाई गुणसूत्र पर, ठीक है, क्योंकि माता के पास तो दोनों एक्स ही होगा, ठीक है। अब पिता के पास एक एक्स होता है और एक वाई ही गुणसूत्र होता है, तो पिता का एक्स हो गया तो समझिए बेटी, या बाकी अगर वाई हुआ तो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस या फिर ग्रेगर जॉन मॉडल, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मॉडल। नेक्स्ट है, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। वो धान का पौधा था मटर का पौधा था, हम सब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मेंडल के मटर कुल के पौधे पाइसम सेटिवन, बाप रे उसका नाम है, ठीक है। मटर का नाम क्या है? पाइसम सेटिवन। उस पौधे का नाम कि कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया गया? तो वो 7 किया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? मटर का। भाई हाँ, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनुवांशिकता, ये भी तो था शायद, हाँ नहीं इसमें थोड़ा अलग है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, जेनेटिक्स। हाँ जेनेटिक्स सही है। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ठीक है, तो कुआं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, ठीक है। निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में? तो उपभोक्ता जंगली जानवर हो जाएगा, उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता तो जंगली जानवर ही होगा ना, ठीक है। आगे पौधा भी उत्पादक है, शैवाल भी उत्पादक है, फूल पत्ते भी उत्पादक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी, मानव, ठीक है। नेक्स्ट है, ये निम्नांकित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी पर्यावरण मित्र व्यवहार है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखों का स्विच बंद कर देना। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ठीक है। ये सब पर्यावरण मित्र का व्यवहार है, ठीक है। निम्न में कौन से समूहों में जैव और निम्नकरणीय पदार्थ है? ठीक है, तो घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ठीक है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर, ठीक है। सही आहार श्रृंखला बताइए। चिड़िया, सांप, घास, मछली, घास, गाय, बकरी, घास, हिरन। और घास हिरन से तो घास हिरन शेर होगा, ठीक है। हाँ, मछली घास थोड़ी ना खाती है, और घास गाय, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सही बता रहा है, तो घास है, घास को हिरन खाएगा और हिरन को शेर खा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय की बात है शैवाल वाला लिखिएगा, ठीक है। शैवाल, ठीक है, क्योंकि जलीय की बात है तो शैवाल ही है, जो जल में पौधा होता है उसे शैवाल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उपभोक्ता उत्पादक होते हैं, सॉरी, ऊर्जा का ग्रहण करने वाले उत्पादक ही नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो घास है। नेक्स्ट आइए, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, हरे पौधा, मेढक, ग्रासहोपर या फिर सर्प? तृतीय, तो तृतीय सर्प होगा, ठीक है। अब बाकी एक और आता है भाई, तृतीय यानी चौथा, तो वो हो जाएगा बाज। सांप को भी बाज खा जाता है। बस यहीं तक साइंस बताता है, लेकिन मज़ेदार की बात तो ये बाज को भी इंसान खा जाता है, मतलब सबसे टॉप में देखा जाए तो इंसान ही है। चलिए नेक्स्ट आइए, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, ठीक है। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। अब कहिएगा ऐसा क्यों भाई, हिरण भी तो घास खाता है ना, तो प्राथमिक कैसे हुआ? घास ना प्राथमिक हुआ, तो वन की बात हो तो वन में हिरण खाए ना खाए, हिरण को खाने के लिए शेर भूखा बैठा रहता है, इसलिए शेर का फर्स्ट खाना हिरण हो जाता है, इसलिए हिरण प्राथमिक उपभोक्ता वहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज, वाहित मल। तो डीडीटी कागज एक होता है, वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट आइए, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है कचरा प्रबंधन, हम सब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु है? मनुष्य और तिलचट्टा,
ठीक है। तो मनुष्य और तिलचट्टा क्या सर्वाहारी ही है, ठीक है। वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी, ठीक है। साग सब्जी भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, ठीक है, हम लोग के ही तरह, ठीक है। नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम, ठीक है। तो कृत्रिम क्या है? जल जीवशाला, हाँ जल जीवशाला, ठीक है। कृत्रिम यही ना है, बाकी जंगल भी प्राकृतिक ही बना रहता है, झील और रेगिस्तान भी, ठीक है। नेक्स्ट है ये, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है? तो सर्प ही है, ये तो ऊपर भी बताए थे। निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? घास मछली, मेढक, शैवाल, घास, ग्रासहोपर घास, बकरी, मनुष्य, गेहूँ, आम, मनुष्य। तो घास, बकरी, मनुष्य। बकरी घास खाता है और बकरी को मनुष्य खा जाता है, ये बात सही है। नेक्स्ट है ये, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में। तो एक दिशीय होता है पारिस्थितिक तंत्र में, हमेशा याद रखिएगा। एक दिशीय में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में। नेक्स्ट है ये, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता तो जंगली जानवर ही रखेंगे। चलिए, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ तक बने हैं तो बहुत 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 धन्यवाद। यानी आप पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस है भाई, यहाँ तक बने हैं तब बहुत अच्छी बात है, ठीक, तब सही है भाई। अगर ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है एक, वही बहुत खतरनाक होता है ओजोन के लिए। और पता है ये सब कैसे निकलता है? जो मतलब जैसे हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, शेविंग क्रीम होता है उनसे, और वो जो सेंट वगैरह मारते हैं, फॉग जो कहते हैं ना, उस सब परफ्यूम वगैरह से भी, ठीक है। तो बचा के चलिएगा, नहीं तो ओजोन परत का खतरा है। ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC। यहाँ पे डायरेक्ट CFC दे देगा, किसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन देगा, ठीक है, तो वही हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर ए है, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। ओके, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण क्या है? कवक है, गाय है, बाघ है, या फिर घास है। तो अपघटक का उदाहरण कवक है, हाँ शायद ऊपर भी आया था। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, बात सही। चलिए, बस 179 लगभग समझिए, 180 से एक कम आप सिर्फ जीव विज्ञान से ऑब्जेक्टिव जाने हैं भाई। जीव विज्ञान से 180 ऑब्जेक्टिव जान रहे हैं, तो एग्जाम में जीव विज्ञान से कोई भी ऑब्जेक्टिव है क्लियर कर लीजिएगा। 2 नंबर भी कहीं क्लियर ना कर ले, 2 नंबर भी कुछ खास ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इस चैनल को, ताकि हम हर दिन मोटिवेट हो जाए आपके लिए वीडियो लाने के लिए। बाकी जीव विज्ञान हो गया, अब कौन सा बुक का चाहिए कमेंट कर दीजिए, कमेंट में एकदम तहलका मचा दीजिए। सही में अगर आप सीरियस है तो, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे दोस्त।